हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKPO1 AA MKN। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक तो क्लोज टेस्ट करेंगे और फिर फिलर्स। सो क्लोज टेस्ट है, इफ़ दिस इज़ ए सिटी वेयर द पास्ट डैश ए डार्क शैडो ऑन द प्रेजेंट। अब देखो, पास्ट का कोई प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है और डार्क शैडो मेंशन कर रखी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, देखो, एक कास्ट ए डार्क शैडो होता है और एक थ्रो ए डार्क शैडो। इनका मतलब होता है कुछ ना कुछ सैडनेस फैलाने वाली बात, जिसका कोई बैड इफ़ेक्ट हुआ हो किसी चीज़ का। तो यहाँ पे भी यही बात है, द डैश प्रेजेंट डजेंट डैश टू वेल फॉर द फ्यूचर। अब कैसा प्रेजेंट है देखते हैं। अब कुछ ना कुछ नेगेटिव बात हुई है तो कुछ नेगेटिव ही वर्ड मिलेगा आगे भी कह रहा है कि नॉट टू वेल, मतलब ये प्रेजेंट है ना, ये भी सही नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी ही सेंस है इससे भी। तो कैसा प्रेजेंट है देखते हैं। प्रिकारियस, पीसफुल, स्टीडी, टर्बुलेंट, प्रेटी। देखो, ये तीन वर्ड है ना, पीसफुल मतलब शांत, स्टीडी मतलब लगातार। अब ये तो है न्यूट्रल, और प्रेटी और पीसफुल हो गए पॉजिटिव, सो ये तो होंगे नहीं। एक तो है प्रिकारियस और एक है ट्रिबुलेंट। देखो, प्रिकारियस क्या होता है? प्रिकारियस होता है जो डेंजरस हो। तो डेंजरस प्रेजेंट तो नहीं होगा, ठीक है। कोई एनिमल होता है डेंजरस तो वैसे, या कोई मशीन हो, तो यहाँ पे ट्रिबुलेंट सही रहेगा प्रेजेंट के लिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान है वो ट्रिबुलेंट है, मतलब उथल पुथल वाला है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो ये अनस्टेबल है इसका सिनोनिम। तो ये ट्रिबुलेंट प्रेजेंट है ना, ये भी टू वेल नहीं है। देखते हैं इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा। प्रिडिक्ट टू वेल फॉर द फ्यूचर। अब प्रिडिक्ट तो कोई पर्सन करता है, फोरटेल, सिग्निफाई, बोर्ड, स्पेसिफाई। अब देखो, आगे वेल है ना, तो इसके कारण भी क्या आना चाहिए यहाँ पे, बोर्ड, क्योंकि बोर्ड वेल होता है, फ्रेज होता है पूरा। इसका मतलब होता है कोई शुभ संकेत देना फ्यूचर के बारे में, अच्छा साइन देना। तो यहाँ पे यही है, बोर्ड डजेंट बोर्ड टू वेल, मतलब कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा ये जो टर्बुलेंट प्रेजेंट है, ये भी किसके लिए, फ्यूचर के लिए। अब देखते हैं किस चीज़ की बात हो रही है। अब कोई सिटी है, तो देखो, इफ से स्टार्ट हुआ था तो कंडीशनल है। अब कंडीशन में बोल क्या रहा था कि इस सिटी का पास्ट की तो प्रेजेंट पे डार्क शैडो है, और प्रेजेंट है ना उसका भी, वो भी ऐसा संकेत दे रहा है फ्यूचर के लिए जो कि अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है इजरायली ट्रूप्स। अब देखो, इसराइल की तरफ की बात हो रही है, वहाँ की आर्मी की, ट्रूप्स की। हैव ऑलरेडी डैश फ्रॉम ऑल टाउन्स डैश हेब्रोन। अब हेब्रोन भी कोई सिटी है, तो इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम आ गया ना, तो मतलब जाने की बात हो रही है उधर से इधर कहीं भी। और हेब्रोन टाउन भी आ गया, और फिर दोबारा फिर कोई एक और टाउन का नाम ले रहा है। ये तो हो गया कोई कॉमन नॉर्मल टाउन्स की बात हो रही है। तो इसके लिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। हैव ऑलरेडी डैश फ्रॉम, विदहेल्ड, एक्सक्लूडेड, एक्सट्रिकेटेड, विदड्रॉन, सेपरेटेड। अब देखो, सेपरेट तो हम किसको करते हैं, कोई दो चीज़ें चिपकी हुई हैं तो उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब विदहेल्ड, विदहेल्ड करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जैसे हम किसी को इन्फॉर्मेशन ना दें तो उसको विदहोल्ड कर लें, तो उसको ही, उसकी ही सेकंड फॉर्म है विदहेल्ड। और विदड्रॉ, विदड्रॉ जैसे निकालते हैं, या पीछे रख लेना, हट जाना कहीं से, या पैसे निकालते हैं हम अपने अकाउंट से, उसको भी विदड्रॉ करना बोलते हैं। हाँ, ये हो सकता है ट्रूप्स के लिए, क्योंकि वो आप वापस आ गए हैं। और एक्सक्लूडेड और एक्सट्रिकेट, देखो ये चीज़ें हैं ना, ये कोई दूसरा ही करता है किसी दूसरी चीज़ को, ठीक है। एक्सट्रिकेट का मतलब भी अलग करना, और एक्सक्लूड का मतलब भी इसको छोड़ के। एक्सक्लूड का मतलब होता है एक्सक्लूड और एक्सक्लूडिंग, मतलब इसको छोड़ के। तो अब छोड़ के की सेंस नहीं आ रही, तो यहाँ पे हटने की सेंस आ रही है कि वो ट्रूप्स भी है ना, उन्होंने भी अपने आप को हटा लिया है टाउन से, क्योंकि कोई और तो हटा नहीं रहा, उनको बस ऑर्डर मिले और वो खुद हट रहे हैं ना। तो विदड्रॉ यहाँ पे सही रहेगा। हैव ऑलरेडी विदड्रॉन, विदड्रॉ, विदड्रू, विदड्रॉन, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन होता है ना जैसे, उसी तरह। सो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है।
नेक्स्ट है 14th। अब टाउन्स और फिर फिलर और फिर एक टाउन का नाम ले दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टाउन्स एक्सेप्ट हेब्रोन या एक्सक्लूडिंग या आउट ऑफ। अब देखो आउट ऑफ तो आएगा नहीं, कि अब कुछ चीज़ होती ना कि वो आउट ऑफ दिस, तो वहाँ पे आ सकता था, बस यहाँ पे तो दोनों टाउन्स ही हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब इसके साथ, और बिसाइड्स का मतलब इसके सिवाय। तो फ्रॉम ऑल टाउन्स बिसाइड्स हिब्रोन, या फिर एक्सक्लूडिंग हिब्रोन, या फिर एक्सेप्ट हिब्रोन। अब थ्रो हिब्रोन मतलब उनमें से, अब थ्रो हिब्रोन तो ये होता कि उसके थ्रू ये वहाँ पे जा रहे हैं, कोई उनका डेस्टिनेशन भी मेंशन होता ना, जैसे कि इजरायली ट्रूप्स विड्रॉ हैव विड्रॉन फ्रॉम ऑल टाउन्स थ्रो हिब्रोन टू दिस देयर, मतलब वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो वैसे भी टाउन्स के बाद आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थ्रो नहीं आएगा, लास्ट में है ना। तो क्या आ सकता है यहाँ पे, एक तो बिसाइड्स और एक एक्सेप्ट। एक्सक्लूडिंग में भी, अब जैसे इनके ऊपर लग रहा हो और एक्सक्लूडिंग के बाद जो आ रही है ना उसके ऊपर कोई कंडीशन ना लग रही हो, तब यूज़ होता है, और ये स्टार्टिंग में होता है। तो ये लास्ट है जो वर्ब के बाद वाली प्रेपोजिशन है, उनमें हम ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट को। देखो एक होती है जो नाउन नाउन को प्रेपोजिशन जोड़ती है स्टार्टिंग में वर्ब से पहले, और एक होती है वर्ब के बाद। तो ज़्यादातर एक्सेप्ट या एक्सेप्ट फॉर को यूज़ करते हैं वर्ब के बाद, कि इसके सिवाय। और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, और एक्सेप्ट का मतलब इसको छोड़ के। तो हेब्रोन को छोड़ के उन सब में से विदड्रॉ कर लिया है। बट दिस डैश कवर्स ओनली 3% ऑफ द वेस्ट बैंक। अब कह रहा है कि ये है ना जो हेब्रोन है, वो भी हेब्रोन के अलावा जहाँ से भी निकले हैं वो केवल 3% है वेस्ट बैंक का, जो वेस्ट की तरफ वहाँ पे जो किनारे की तरफ गए थे ना वो इजरायली ट्रूप्स, उसमें से। सो टोटल क्या आना चाहिए यहाँ पे, यट कवर्स, बट दिस यट कवर्स मतलब अब भी कवर करता है। स्टिल कवर्स, देखो यट और स्टिल सिमिलर वर्ड होते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा आएगा। बट दिस दो कवर्स, दो का दो और यट का पेयर होता है, ठीक है। तो आगे कोई कॉमा वगैरह नहीं है, तो यद्यपि ये दो की सेंस नहीं आ रही यहाँ पे। हावेवर, अब हावेवर मतलब कुछ कॉन्ट्रास्ट हो ना, कि लेकिन ये हुआ फिर भी हावेवर ही डिड दिस, कुछ इस तरह से अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज़ होता है हावेवर, कि उसने ये होने के बावजूद हावेवर ही डिडंट गो देयर, कुछ ऐसा। तो डज 15 डज कवर्स मतलब प्रेशर डालते हैं ना, और डज के बाद कवर्स नहीं आएगा, डज कवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस आती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो यट और स्टिल, अब यट और स्टिल में से क्या आएगा यहाँ पे, स्टिल, क्योंकि पॉजिटिव है ना। यट को कब करते हैं, जब ज़्यादातर क्वेश्चन वगैरह में और नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है टास्क ओवर इजरायली पुल आउट फ्रॉम वेस्ट बैंक विलेजेस। हाँ, जो इजरायली आर्मी ने पुल आउट कर लिया ना वेस्ट बैंक विलेजेस से, मतलब वहाँ से विड्रॉ किए हैं, तो उसके ऊपर जो बातचीत चल रही है। एंड द रिमेनिंग लैंड, और जो बची हुई लैंड है, आर लॉन्ग डैश, वो लॉन्ग क्या है, लॉन्ग फॉरगॉटन मतलब भूल चुके हैं उनके बारे में बिल्कुल ही। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही भूल गए हों, वार चल रहा हो और भूल जाएं उस बात को। ओवरड्यू मतलब वो हुई नहीं है, बाकी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनके ऊपर टास्क ना हुई हो, बातें ना हुई हों। आर लॉन्ग वे, देखो लॉन्ग वे कब यूज़ होता है, कि कोई आ रहा है और लेकिन वो बहुत दूर है अभी, तो ही इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम देयर, तो उस तरह से यूज़ होता है। बट यहाँ पे कोई जर्नी की बात हो नहीं रही। अब लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है कोई ड्यूरेबल चीज़ हो ना, कोई हमने प्रोडक्ट खरीदी और वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब बहुत दिनों तक चलेगी, ये नहीं आ सकता। आर लॉन्ग कट, ये भी अलग है कि काट दिए हों। तो अब टास्क को क्या करेंगे, वो ओवरड्यू है उनकी, ठीक है, मतलब हुई नहीं है टास्क, आगे भी पता लग जाएगा। मोर ओवर द डैश नेगोशिएशन सो फार हैव ओनली बीन, अब देखो ओनली बीन मतलब जो भी हुई है ना अब तक,
अब कुछ थोड़े की बात हो रही है, इसीलिए हैव ओनली बीन आया है। ओनली किसके लिए आता है? केवल, मतलब थोड़ा बहुत जो भी हुई है ना नेगोशिएशन, टास्क और नेगोशिएशन एक ही तो बात है। तो जो भी नेगोशिएशंस हुई हैं, कैसी नेगोशिएशंस? डिलेड, स्ट्रेच्ड, कंक्लूडेड, टेबल, प्रोटेक्टेड। ठीक है। अब प्रोटेक्टेड मतलब लंबी चलिए, जो कंक्लूडेड मतलब बिल्कुल निचोड़ निकल आया। कंक्लूड का मतलब तो कोई उसका सारांश निकालना किसी चीज़ का, तो ये नहीं आ सकता यहाँ पे। टेबल नेगोशिएशंस, और टेबल के ऊपर नेगोशिएशन होना ये तो अटपटा सा है। स्ट्रेच्ड नेगोशिएशन, स्ट्रेच नेगोशिएशन वैसे तो स्ट्रेच करना होता है, लंबा करना किसी चीज़ को, बट यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए क्या आएगा? प्रोट्रैक्टेड। ठीक है, बहुत ही जो लंबे टाइम के लिए, जैसे प्रोट्रैक्टेड इलनेस होती है तो वहाँ पे स्ट्रेच्ड थिन, कुछ इस तरह से साथ में, ये तो फ्रेजेज के में यूज़ होता है ज़्यादातर। और डिलेड नेगोशिएशंस, मतलब जिनको डिले कर रहे थे नेगोशिएशंस को, तो ये तो पहले ही ओबियस हो चुका है कि वो तो ओवरड्यू हैं। तो यहाँ पे तो क्या आएगा? प्रोटेक्टेड। बहुत ही लंबी बहस चलती है ना, नेगोशिएशन क्या आसानी से हो जाती है वार टाइम के दौरान, बहुत लंबे टाइम तक चलती है वो। तो मतलब बहुत सारी तो बची हुई थी, देखो ओवरड्यू आया था, लॉन्ग ओवरड्यू। ठीक है, यहाँ से तो पता लग गया ओवरड्यू थी वो। अब यहाँ से पता लग गया कि वो जो थी ना वो भी लंबी चली, प्रोटेक्टेड थी, और ओनली बीन अबाउट, और फिर वो भी केवल इंटरिम अरेंजमेंट्स के लिए हुई। इंटरिम क्या होता है? जो थोड़े टाइम के लिए हो, मतलब फिक्स ना हो। जो भी उनमें डिसीजंस लिए ना वो भी हमेशा के लिए नहीं थे, वो भी थोड़े टाइम के लिए थे। द डेथ फाइनल स्टेटस इश्यूज ऑफ इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स ऑन द वेस्ट बैंक। अब इश्यूज़ का मतलब फिर वही प्रॉब्लम्स के बारे में है। तो फाइनल स्टेटस इश्यूज़ है इजरायली सेटलमेंट्स, मतलब इजराइल के लोगों ने कुछ सेटलमेंट्स कर लिए वहाँ पे, जगह के ऊपर अपना कुछ बेसमेंट बना लिया वहाँ पे। तो इलीगल है ना वो, ऑन द वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक के ऊपर है जो। तो अब कुछ प्रॉब्लम की सेंस आ रही है इसमें से, तो उसके लिए देखते हैं कौन सा एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे। कूलर और सेंसिबल, देखो ये तो पॉजिटिव, क्योंकि जो होगा ही इश्यू तो वो कैसा होना चाहिए, उस नेगेटिव आएगा ना उसके लिए। तो डेलीशियस तो स्वादिष्ट, ये तो फूड के लिए आता है, मील के लिए, तो ये नहीं आएगा। अब फ्रेजाइल और थ्रोनियर, अब फ्रेजाइल इश्यूज़ नहीं होते, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो ईजिली ब्रेकेबल हो, आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पे क्या रहेगा? थ्रोनियर, मतलब जिसके ऊपर कांटे ही कांटे हैं, जो भी उसे टच करेगा उसे कुछ ना कुछ खुद को ही नुकसान होगा। ऑन द वेस्ट बैंक, द रिटर्न ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज एंड द स्टेटस ऑफ जेरूसलम। अब ये 3 इश्यूज़ हैं, देखो इश्यूज़ आया ना, एक तो इजरायली स्टेट सेटलमेंट्स का, एक पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज की रिटर्न का, और जेरूसलम की स्टेटस का। वो भी हैव, देखो हैव तीनों के लिए आया, हैव नॉट बीन डैश येट। देखो इश्यूज़ के लिए क्या यूज़ होगा? हैव नॉट बीन डील्ड येट, तो डील्ड का मतलब तो उनके साथ बहस करना। डील तो किसके साथ करेंगे? किसी पर्सन के साथ करेंगे। हैव नॉट बीन स्कोर्ड येट, अब मतलब स्कोर नहीं किया है, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे। हैव नॉट बीन स्टेबलाइज्ड येट, देखो स्टेबलाइज होता है ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में, लेकिन स्टेबलाइज किसी कंडीशन को करते हैं कि वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट है उसको स्टेबलाइज कर दिया। तो इश्यूज़ को क्या यूज़ होता है? इश्यूज़ के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए एड्रेस्ड, कि उनको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। हैव नॉट बिन डन, अब डन तो सिंपली नहीं आएगा क्योंकि करना, अब इश्यूज़ को करते नहीं हैं, इश्यूज़ को तो उनकी तरफ ध्यान देते हैं, सोल्व करते हैं, तो इसलिए एड्रेस वर्ड सही है, फोर्थ ऑप्शन। आगे फिलर्स करते हैं। कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंड्यूस्ड इन द पीपल। इंड्यूस का मतलब होता है किसी के अंदर डालना कुछ, तो यहाँ पे प्रभाव डालने की सेंस में है। तो ये जो कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट है ना, मतलब लगातार बनी रही रहती है जो, तो उसने पीपल्स के ऊपर क्या प्रभाव डाला है? ए काइंड ऑफ डैश विच इज़ मोस्ट डिप्रेसिंग। अब कुछ डाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है, मतलब सैडनिंग है, तो नेगेटिव वर्ड होना चाहिए ना, क्योंकि तभी तो वो डिप्रेसिंग होगा। तो देखते हैं। लेजीनेस, हाँ लेजीनेस नेगेटिव है, सुस्ती। और एनकरेजमेंट मतलब किसी का
उत्साह बढ़ाना, तो ये तो नेगेटिव नहीं है उसने। और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट एनकरेजमेंट थोड़े ना इंड्यूस करेगी, सेटिस्फैक्शन भी नहीं इंड्यूस करेगी, ये भी पॉजिटिव है। एंगर, हाँ ये हो सकता है, देखो नेगेटिव है। और रेजिस्टेंस, हाँ मतलब विद्रोह। अब देखो तीन चीज़ें हैं। अब ये क्या है, हो सकते हैं कि कोई अनएम्प्लॉयड है और उसको एंगर आए, हो सकता है किसी को अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेजिस्टेंस करे, वो विद्रोह करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और हो सकता है लेजीनेस भी आ जाए किसी में। तो इंड्यूस करना मतलब, अब एंगर को इंड्यूस नहीं करते, वो तो मतलब खुद हो गया उसमें। अब वैसे भी हर कोई एंग्री नहीं होता, क्योंकि कोई तो काम ढूंढ ही लेता है ना। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब गवर्नमेंट जो दे रही है या कोई भी कंडीशन प्रोवाइड कर रही है, तो किसी का तो वैसे भी गुजारा चल ही जाता है। कोई हेरिटेज हो किसी के पास पहले से ही, तो बिना कमाए भी उसका काम चल सकता है, तो उसमें एंगर नहीं आएगा। सबके लिए जो कॉमन वर्ड है ना वो लेना है हमें, तो यहाँ पे एंगर सब में नहीं आएगा। कोई रेजिस्टेंस करेगा, मतलब जिसके पास पुरानी बाप दादा की वो नहीं है, हेरिटेज नहीं है, तो वो रेजिस्टेंस करेगा। बट हाँ लेजीनेस सब में आएगी, किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी हो या ना हो, उसमें लेजीनेस ज़रूर आती है। क्योंकि कई दिन तक जब कोई काम नहीं करता, अनएम्प्लॉयड रहता है, तो उसको काम करने में लेजीनेस फील होती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है द राइटर लाइक ए स्पाइडर। अब स्पाइडर से उसकी कंपैरिजन की है राइटर की। डैश ए वेब, हाँ देखो स्पाइडर वेब को बुनती है, तो राइटर वेब के लिए क्या करता है। अब देखो लाइक ए स्पाइडर बोला है, तो वेब के लिए यहाँ पे भी वही आएगा जो बुन स्पाइडर के लिए आता है। तो स्पिंज ए वेब, यही आंसर है इसका। इजी था ये तो, कि वेब को बुनने के लिए स्पिन बोलते हैं। कैचेज मतलब पकड़ना, वेब को पकड़ने की बात नहीं होगी। राइट्स, लिखते नहीं है वेब को। कंपाइल का मतलब एक साथ इकट्ठा करना। फाइंड्स मतलब ढूंढना। राइटर, स्पाइडर फाइंड थोड़ा ना करती है, वो तो स्पिन करती है उसे, वेब को। वेब होता है जो जाल। द क्रिएचर्स कोट इन द वेब हैव नो सब्सटेंस नो रियलिटी। अब जो क्रिएचर्स है ना वेब के अंदर पकड़े जाते हैं, उनमें कुछ भी सब्सटेंस नहीं होता, मतलब कोई भी उनके अंदर गुण नहीं होते और ना उनकी वास्तविकता होती है। तो यही बात है कि राइटर की बातों में भी कई बार कोई रियलिटी नहीं होती, कोई सब्सटेंस नहीं होता। आई एम सॉरी दैट आई हैव बीन अनेबल टू फाइंड ए सुटेबल वैकेंसी फॉर यू। अब कुछ वैकेंसी ढूंढने की बात कही गई थी किसी को, तो वो ना ढूंढ पाने के बाद उसे सॉरी बोल रहा है। द डैश इज़ दैट मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज रिक्वायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन दैट यू डोंट पोजेस। अब देखो इसने कंडीशन मतलब कुछ बात बताई, एक्सप्लेन दे कर रहा है कि ज़्यादातर जो वैकेंसीज थी उनमें क्या रिक्वायरमेंट थी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जो कि आपके पास नहीं थी। अब देखो इसके लिए दो वर्ड हैं यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल है, एक तो डिफ़िकल्टी और एक ट्रबल। अब द एटमोसफेयर इज़ दैट, ये नहीं हो सकता। द ऑफ़र इज़ दैट, क्योंकि आगे कम ही बता रहा है ना। अब ऑफ़र होता तो ऑफ़र ही बताता कि आप ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो द ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ देखो ये भी मिलता जुलता है। देखो ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रबल, इनका मतलब होता है ऑब्स्टेकल होना, कोई हिंड्रेंस होना। और डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कोई काम करना जो हार्ड हो, ठीक है, हार्डशिप आती है जब किसी काम में। और ऑब्स्टेकल, इसके ये भी मीनिंग होता है, दोनों मीनिंग है, बट ट्रबल और ऑब्स्ट्रक्शन का केवल ऑब्स्टेकल होता है, कोई बाधा, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डशिप की सेंस आ रही है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है। अब ट्रबल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा की सेंस में है। अब वो ना भी वैकेंसी ढूंढ पाया तो कोई ट्रबल ख़त्म हो जाएगी ना। अब उसे ये बोल दे कि वैकेंसी नहीं चाहिए मुझे, तो ट्रबल ख़त्म है। बट ट्रबल कुछ ऐसी होती है जो परमानेंट हो। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो ज़रूरी काम में आए, कि ये तो बहुत ही ट्रबलसम बात होगी अगर ये ना हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी है क्योंकि ये काम करने में इसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं थी ना। मतलब बात तो छोटी सी है, फिर भी वैकेंसी तो और कोई भी आ सकती है, उसे मिल सकती है। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो वैकेंसीज़ हैं ज़्यादातर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज़ बोला ना, ज़रूरी नहीं है, कुछ वैकेंसीज आ जाएँ जिनमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन ना मांगी गई हो। तो उसी तरह से इसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना होने के कारण डिफ़िकल्टी आंसर है इसका।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द लास्ट ईयर वाज 15 मिलियन टन्स एज दैस प्लान अगेंस्ट 14 मिलियन टन्स। अब कह रहा है कि जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन थी ना, क्रूड ऑयल कौन सा होता है, कच्चा तेल, जो पहले 6 महीनों के दौरान थी लास्ट ईयर में, वो 15 मिलियन टन्स थी, 14 मिलियन टन्स की बजाय, तो जो कि प्लान किया गया था 14 मिलियन टन्स। देखो यहाँ पे कंपैरिजन की बात है, तो यहाँ पे एक फ्रेज है एज अगेंस्ट, यही आंसर है और कुछ होता ही नहीं। एज पर तो कंडीशंस के लिए होता है, जैसे एज पर कंडीशंस, एज ऑफ नाउ ऐसे यूज़ होता है कि अभी के लिए ये कर लो। एज पर कंडीशन मतलब कंडीशंस के हिसाब से। एज ऑन दैट डे, हाँ, एज अक्रॉस नहीं होता कुछ, तो आंसर यहाँ पे थर्ड है। नेक्स्ट है आई एम श्योर द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड स्मूथली। अब कोई श्योर है कि एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट हो जाएगा। स्मूथली देखो होता वैसे तो समतल, कोई साफ सरफेस, स्मूथ, ठीक है, बट स्मूथली एडवर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पे है बिना किसी कठिनाई के। अब कोई उबड़ खाबड़ वाला सरफेस है तो वहाँ पे तो मुश्किल होती है ना चलने में, या कुछ भी ले जाना हो, तो स्मूथ सरफेस है तो मतलब वहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो यही बात है कि एग्जामिनेशन बिना किसी डिफ़िकल्टी के हो जाएगा। द कैंडिडेट्स आर डैश टू यूज़ अनफेयर मीन्स बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मॉरल टीचिंग्स ऑन दैम। देखो आगे पॉजिटिव बात हो रही है कि मॉरल टीचिंग्स है जो उन्हें दी गई है उसका इम्पैक्ट हुआ है, तो उसके कारण कैंडिडेट्स हैं जो वो अनफेयर मीन्स मतलब गलत तरीके हैं जो उनको डैश नहीं करेंगे। तो अब मॉरल टीचिंग्स का इम्पैक्ट है उनको दी गई थी, तो वो अनफेयर मीन्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो द कैंडिडेट्स आर डैश टू, लाइकली टू, प्रोबेबिलिटी टू, अनलाइकली टू, मतलब देखो करेंगे तो अनलाइकली नेगेटिव तो आएगा नहीं, मतलब अनफेयर मीन्स को ना करने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव तो तभी बनेगा अगर वो ना करेंगे। तो यहाँ पे अनलाइकली टू, क्योंकि अनसर्टेन टू भी उसी तरह है कि वो अनसर्टेन मतलब निश्चितता, कोई की बारिश होगी या ना होगी, ये अनसर्टेनिटी है। बट अनलाइकली हुड क्या होता है, किसी भी पर्सन के लिए भी यूज़ होता है। और अनएक्सपेक्ट, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब लाइकलीनेस है, अब एक्सपेक्ट तो पहले भी कर रहे थे वो मॉरल टीचिंग से पहले भी, बट जो मॉरल टीचिंग्स दी गई है उन्हें तो उसके बाद क्या है, वो लाइकलीहुड है जो वो कम हो गया है, मतलब ये चीज़ अनलाइकली हो गई है कि वो अनफेयर मीन्स को यूज़ करें। तो इसलिए फिफ्थ ऑप्शन है यहाँ पे आंसर। लाइकली तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा इस अगली स्टेटमेंट के हिसाब से। तो इसका फिफ्थ आंसर है, ठीक है। ये था आज का टेस्ट। थैंक यू।